नाना जी। विजय बाइक से उतरा और अपने नाना जी के पास गया। विजय। नाना जी उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तुम यहां अचानक क्यों आए हो? तुमने मुझे पहले सूचित क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारी नानी से कहकर तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनवाता। अरे ठीक है नाना जी, कुछ भी चलेगा, विजय ने तुरंत कहा। इसके बाद वो घर में अंदर घुसे और विजय ने अपनी नानी को खाना बनाने में मदद की। फिर वो एक लकड़ी की मेज के चारों ओर खुशी से बैठे और एक साधारण दोपहर के भोजन का आनंद लिया। विजय, आजकल सब कैसा चल रहा है? काम में सब कुछ ठीक है? नाना जी ने पूछा। नाना जी, मैंने कुछ दिन पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। हाल ही में मेरी कुछ अमीर मालिकों से जान पहचान हुई है और अब हम देसी औषधियों का व्यवसाय करने की सोच रहे हैं। दरअसल मैं यहां उसी के संबंध में एक जगह का निरीक्षण करने आया हूं। नाना जी ने उसे आश्चर्य से देखा। फिर उसने खुश होते हुए कहा, बेटा, यह तो बहुत अच्छी खबर है। ये अमीर मालिक महत्वपूर्ण लोग हैं। तुम्हें इन संबंधों को संजो कर रखना चाहिए। विजय बेटा, यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम किस तरह की जगह की तलाश कर रहे हो? मैं औषधीय जड़ी बूटियों के बागान के लिए जमीन की तलाश कर रहा हूं। बागान? नाना जी को एक विचार आया। क्यों ना तुम पहाड़ों में जाकर कोई जगह देखो, वहां जड़ी बूटियों के लिए सही वातावरण मिल जाएगा। अच्छा, मैंने अभी तक उस जगह का निरीक्षण नहीं किया है। मैं बाद में जाकर अच्छी तरह से देखूंगा। ठीक है। दोपहर के भोजन के बाद विजय ने नाना और नानी को अपने बैकपैक से स्वास्थ्य देखभाल औषधि की कई बोतलें दी। यह औषधि बुजुर्ग लोगों के लिए असाधारण पोषण पूरक थी। विजय, यह तो बहुत महंगी होगी, है ना? तुम अगली बार हमारे लिए ऐसी कुछ चीज मत लाना, नानी ने बड़े प्यार से कहा। नहीं नानी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसे तो मैंने खुद बनाया है। मैं आजकल देसी जड़ी बूटियों की पढ़ाई और उनसे इलाज के बारे में सीख रहा हूं। उन्हीं से सीखने के बाद मैंने इसे बनाया है। मैं इन्हें बड़े मालिक लोगों को बेचता हूं। इनका असर बहुत प्रभावी है, तो वो लोग इन्हें खुशी खुशी खरीद लेते हैं। सचमुच? नाना जी को शक हो रहा था। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप इसे आजमा सकते हैं। नाना जी ने संदेह से बोतल के ढक्कन को खोला और उसमें से एक लंबी घूंट मार ली। अगले ही पल उनका पूरा शरीर कांप उठा और उनकी आंखें चौड़ी चौड़ी खुल गईं। उनके चेहरे पर अविश्वास की अभिव्यक्ति थी और दी उनके मुंह में ठंडी थी, लेकिन उनके पेट तक पहुंचते ही उबलने लगी। यह ऊर्जा की गर्म धाराओं में बदल गई जो उनके पूरे शरीर में फैल गई। उनका पूरा शरीर पिघलने लगा और यह अविश्वसनीय रूप से आरामदायक था। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। वो इस पल का आनंद ले रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनकी भावनाएं प्रफुल्लित हो गईं। विजय, यह अविश्वसनीय है। सच में तुम्हारी औषधि अद्भुत है। मैंने कई वर्षों से इतना ऊर्जावान महसूस नहीं किया है, लेकिन अब मेरा शरीर ताकत से भरा हुआ है। इसके बाद वो खड़े हुए और अपने शरीर को फैलाते हुए एक अंगड़ाई काटी। हा, मुझे लगता है कि मैं पहले से कुछ साल छोटा हो गया हूं। विजय, ये तो कमाल हो गया। इस प्रतिभा के साथ तुम्हें कभी भी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नानी जी भी गर्मजोशी से मुस्कुरा दी। विजय बेटा, मैं तुम्हारी प्रतिभा के लिए बहुत खुश हूं। नाना नानी के साथ कुछ और बातचीत करने के बाद विजय घर से बाहर निकला और गांव के आसपास किसी अच्छी जगह की तलाश करने लगा जहां जड़ी बूटियों के लिए अच्छा वातावरण हो। पापड़ा गांव एक पर्वत श्रृंखला की जड़ों में बसा हुआ छोटा सा गांव था। इस क्षेत्र की भूमि में ऊर्जा का प्रवाह नगीना गांव या शहर की तुलना में बहुत अधिक था और औषधीय जड़ी बूटियों के रोपण के लिए यह एक उपयुक्त स्थान हो सकता था। यह तय रहा, मैं यहीं औषधीय जड़ी बूटियों का बगीचा स्थापित करूंगा। यह गांव के लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर होगी। विजय ने एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर अपना मन बना लिया और आसपास के वातावरण को देखा। लेकिन मुझे पहले गांव के बुजुर्गों और परिषद के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी। वो मुड़ गया और पहाड़ी से उतरकर वापस गांव की ओर चला गया। गांव की ओर जाने वाले चौराहे पर उसने एक सुंदर परछाई को अपनी ओर आते देखा। वो लगभग 17 या 18 वर्ष की एक लड़की थी। उसने सादा सिंपल कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इससे उसकी सुंदरता में बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका शरीर पतला था और उसके स्याहीदार काले बाल झरने की तरह थे। जब पहाड़ी की हवा बहती तो वो नृत्य करने लगते। सूरज के नीचे उसका चेहरा गुलाब की तरह सुंदर और शुद्ध था, या एक परी की तरह मंत्रमुग्ध कर देने वाला था।
जो स्वर्ग से इस नश्वर दुनिया में उतरी हो। विजय दंग रह गया और चलते चलते रास्ते पर रुक गया। यार, उसका मुंह अपने आप खुल गया। उस युवा लड़की ने भी तब तक विजय को देख लिया था। उसकी भौहें थोड़ी हिली और उसे एक नजर देखा। तभी उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखी। विजय, वो तेजी से उसकी ओर बढ़ी। उसका मासूम चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान आकर्षक थी और उसकी आवाज कोयल की तरह सुरीली थी, जो वसंत हवा के झोंके के साथ किसी का भी दिल छू ले। क्या आप सच में विजय हैं? मैं तो लगभग आपको पहचान ही नहीं पाई। तुम एक छोटी लड़की से इतनी सुंदर लड़की में कब बदल गई? विजय मुस्कुराया। जैसे ही उसने उसे देखा तो अपने दिल में उसकी सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। यह वही छोटी लड़की थी जिसने बचपन में टोकरी पकड़ी थी और वो खेतों से आलू खोदकर उसमें डाल रहा था। पलक झपकते ही वो एक सुंदर युवा लड़की बन गई थी। उसकी सुंदरता पहाड़ों के इस छोटे से गांव की नहीं थी। वो दोनों चौराहे पर खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक वो दोनों एक ही समय पर हंसने लगे। विजय ने अवनी के हाथों में लकड़ी की टोकरी देखी और उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अवनी ने चुपचाप सिर हिलाया। इसके बाद वो दोनों कंधे से कंधा मिलाकर गांव की ओर चल दिए। आप यहां कब पहुंचे? अवनी ने धीमी आवाज में पूछा। आज दोपहर में, विजय ने जवाब दिया। वैसे अवनी, तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई कैसी चल रही है? जब अवनी ने यह सवाल सुना तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर कटु भाव थे। क्या बात है? विजय ने पूछा। मैंने स्कूल छोड़ दिया है, अवनी ने कुछ कठिनाई के साथ जवाब दिया। वो उदास लग रही थी। आधे साल पहले पिताजी कुछ काम से पहाड़ों पर गए तो उनके पैर में चोट लग गई। हमने इलाज खोजने की कोशिश में 1 लाख से अधिक रुपए खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी कोई इलाज नहीं मिला। हमारे परिवार की सारी बचत खत्म हो गई। हमने उनके पैरों के इलाज के लिए कर्जा भी लिया था, इसलिए मैं आगे पढ़ाई जारी नहीं रख सकती। माँ को पिताजी की देखभाल करनी पड़ती है तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। विजय ये सुनकर चुप हो गया। मुझे माफ करना अवनी, मुझे नहीं पता था। उसने लंबे समय के बाद माफी मांगी। कोई बात नहीं, अवनी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। विजय देख सकता था कि उसकी मुस्कान में दर्द छिपा हुआ था और उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। उसने एक गहरी सांस ली और उसके लिए खेद महसूस किया। अवनी एक बुद्धिमान और आज्ञाकारी लड़की थी। उसके स्कूल में रिजल्ट्स अच्छे थे तो उसका मेवात मॉडल हाई स्कूल में आसानी से एडमिशन हो गया। वो उससे 1 साल छोटी थी। जिस समय अवनी का मेवात मॉडल हाई स्कूल में एडमिशन हुआ था, उससे पहले ही विजय को तनवीर के साथ लड़ने पर स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया गया था। इसी वजह से वो उससे स्कूल में नहीं मिला था। अवनी के मेवात मॉडल हाई स्कूल में एडमिशन लेने की बात उसने अपने मामा से सुनी थी, लेकिन उसके पिता की दुर्घटना वाली बात उसने आज पहली बार उसी के मुंह से सुनी। उसकी इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटी से वो एक अच्छे कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले सकती थी। अगर उसे स्कूल छोड़ना नहीं पड़ता तो उसका फ्यूचर ब्राइट था। विजय ने महसूस किया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था। विजय को चुप होते देख अवनी मुस्कुरा दी। इतनी भी बड़ी बात नहीं, वो बस एक स्कूल था। लेकिन अब मैं कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रही हूं, या फिर मैं आपकी तरह पैकेज पहुंचाने का काम भी कर सकती हूं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पैकेज डिलीवर करना बहुत मुश्किल काम है। यह जॉब तुम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है, विजय ने जवाब दिया। थोड़ी सी मेहनत क्या है, तुम नटखट लड़की, विजय मुस्कुराया। मैंने पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी है। मैं कुछ पैसों के साथ एक बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूं। ओह, किस तरह का बिजनेस? जिज्ञासा से पूछने पर अवनी की आंखें चमक उठीं। औषधीय जड़ी बूटियां। मैं यहां पापड़ा गांव में एक बगीचा लगाने की सोच रहा हूं। अवनी की आंखें चौड़ी हो गईं। इसके लिए तो आपको बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी, है ना? सच में, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं कुछ अमीर बिजनेस टाइकून्स के साथ जुड़ा हुआ हूं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, विजय ने कहा। सच में, यह तो बहुत अच्छी खबर है, अवनी ने उत्साह से कहा। तो आपको फ्यूचर में मुझे काम पर रखना होगा। मैं बहुत मेहनती हूं। मूर्ख लड़की, तुम्हें स्कूल वापस जाना चाहिए। अगर तुम डिग्री ले लेती हो तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। लेकिन अवनी ने अपना सिर नीचा किया। ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारे पिताजी की चोट की जांच करूंगा। मैंने हाल ही में कुछ मेडिकल स्किल्स सीखी है, शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूं, विजय ने कहा।
हमने पहले पिताजी को हॉस्पिटल में दिखाया था, यहां तक कि गुड़गांव शहर की बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में भी दिखाया, लेकिन कहीं भी उनका इलाज नहीं हुआ और ना ही कोई दवा काम आई। इसी चक्कर में हमने बहुत सारा कर्जा भी लिया था। अवनी ने निराशा से कहा। मैं फिर भी उन्हें एक नजर देखना चाहता हूं, विजय ने जवाब दिया और तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगा। जिस रास्ते पर वो चल रहे थे वो पहाड़ी चौराहे से नीचे की ओर आ रहा था। आगे सड़क पर मुड़ने के बाद उनको सामने अवनी का घर दिखाई देने लगा। विजय ने देखा कि उसके घर के सामने लोगों की भीड़ जमा थी और उनमें से कई लोग हंगामा कर रहे थे। यह देख उसकी भौहें सिकुड़ गई। इसके अलावा वहां पर कई गाड़ियां खड़ी थीं, उनमें से एक पुलिस की गाड़ी भी थी। अवनी यह देखकर चिंतित हो गई। वो अपने घर की ओर तेजी से भागी। क्या हो रहा है अवनी? विजय ने पूछा। वो कर्ज लेने वाले हैं। अवनी का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें घबराहट और असहायता से भर गईं। चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो दोनों तेजी से उसके घर की दिशा में दौड़ पड़े। अवनी के घर के सामने लगभग पूरा गांव जमा हो गया था। भीड़ के बीच में गुंडों की तरह कपड़े पहने लगभग 10 लोग थे। वो मिलनसार तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। उनके पीछे 2 वर्दीधारी पुलिस अधिकारी थे, जिनके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी और मुंह में सिगरेट लिए सामने के दृश्य का मजा ले रहे थे। क्या विजय कर्ज चुकाने में अवनी की कोई मदद करेगा? आखिर क्या? सामने खड़े गुंडों में से एक छोटे कद का आदमी था, जो थोड़ा मोटा और एक मध्यम उम्र का व्यक्ति लग रहा था। उसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसकी नाक छपट्टी और पूरे चेहरे पर मुहासे फैले हुए थे। उसकी गर्दन में एक सोने की मोटी चेन और 10 उंगलियों में सोने की अंगूठियां थीं। यह मोटा आदमी अवनी के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर भयंकर भाव थे। उसके सामने एक महिला खड़ी थी और उसके बगल में व्हील चेयर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। वैष्णवी, और तू श्रीकांत, मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे आज किसी भी हालत में अपने 1,50,000 रुपए चाहिए, वरना मैं विक्रांत तुम लोगों के साथ जो करूंगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मोटा आदमी, जिसका नाम विक्रांत था, ने बदतमीजी से कहा। श्रीकांत का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। बॉस विक्रांत, क्या यह संभव है कि आप हमें कुछ और दिन दें? आपको मेरे परिवार की स्थिति पता होनी चाहिए। कुछ और दिन? मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं यहां आया था तो तूने यही बात कही थी। तुझे और कितना वक्त दूं? विक्रांत ठंडे भाव से हंसा। लेकिन हमारे पास वास्तव में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, श्रीकांत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कोई और रास्ता नहीं है? क्या तेरे पास खेत का एक टुकड़ा और घर नहीं है? भले ही उनकी कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी तू उन्हें बेचकर एक अच्छी कीमत ले सकता है। अगर हम अपना घर बेच देंगे तो हम कहां रहेंगे? बॉस विक्रांत, आप बड़े दिल वाले सज्जन हैं, कृपया हमें कुछ और दिन दें। हम आपके लिए पैसे इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करेंगे, श्रीकांत ने लगभग भीख मांगते हुए कहा। जब गांव की भीड़ ने यह दृश्य देखा तो उन्हें उनके लिए खेद हुआ। श्रीकांत का परिवार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक खुशहाल परिवार इस तरह कैसे बन गया? मुझे उनके लिए बहुत खेद है। ये विक्रांत बहुत क्रूर है। वो एक तानाशाह की तरह है। मैंने सुना है कि उसने उन्हें केवल इसलिए पैसे उधार दिए क्योंकि उसकी गंदी नजर अवनी पर टिक गई थी और अब वो उनका जीना दुश्वार कर रहा है। अवनी अभी एक छोटी बच्ची है। वो इस जैसे दुष्ट आदमी से शादी नहीं कर सकती। गांव वालों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन वो गुंडों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ असहाय थे। विक्रांत का गांव में आतंक था। पास के कस्बे में उसका एक रिश्तेदार पुलिस में था। अगर गांव में उसके खिलाफ कोई भी जाता तो वो उसे जेल में डलवा देता था। तुझे कुछ और समय देने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि तू कभी इतने पैसे इकट्ठा ही नहीं कर पाएगा। चाहे तू खुद को बेच दे, फिर भी तुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे। विक्रांत मुस्कुराया। इसलिए मैंने पहले कहा था, तू अवनी को मेरे साथ भेज दे और मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। जरा सोचो, मैं कितना अच्छा इंसान हूं। बहुत सारे लोग मुझे अपना दामाद बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं यह मौका तुझे दे रहा हूं, मगर तू इसे अस्वीकार कर रहा है। कहीं तूने अपना दिमाग बेच तो नहीं दिया? ये देखो, मैं तो कागजात भी लाया हूं। अगर तू इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो हम रिश्तेदार बन जाएंगे और अवनी मेरी पत्नी बन जाएगी। फिर तुम लोगों को पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं। विक्रांत ने यह कहते हुए श्रीकांत को कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिखाए। व्हील चेयर पर बैठे श्रीकांत ने
कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को देखा और दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। ये सब उसकी गलती थी। अगर वो उस दिन पहाड़ पर नहीं गया होता या अगर वो उस दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। दुर्घटना के कारण उसका परिवार इस हाल में था और वो अपनी पत्नी और बेटी के लिए बोझ बन गया था। उसकी वजह से अवनी ने स्कूल छोड़ दिया। अब वो उसे और कोई नुकसान नहीं होने देगा। श्रीकांत ने अपनी आंखें खोलीं और गुस्से में कहा, हम इस अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अवनी हमारी बेटी है। हम उसे तुम्हारे जैसे किसी से शादी करने के लिए नहीं कह सकते। मैं जितनी जल्दी हो सके 1,50,000 रुपए इकट्ठा करूंगा और तुम्हें पूरी राशि वापस कर दूंगा। अगर तुम अब मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो और मेरी बेटी से शादी करने पर जोर देना चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। उसके बाद उसने अपने पीछे से एक रसोई घर का चाकू निकाला। विक्रांत ये देखकर कांप गया और एक कदम पीछे हट गया। क्या तुझे क्या लगता है कि तू क्या कर रहा है? जल्दबाजी मत कर। किसी पर चाकू तानना कानून के खिलाफ है। कानून के खिलाफ? कानून किया करेगा। मैं तुझे मारकर खुद भी मर जाऊंगा। श्रीकांत की गुस्से में आंख फूल गई थी और वो किसी पागल की तरह व्यवहार करने लगा था। ऐसा मत करो, मत करो। विक्रांत जल्दबाजी में पीछे हटते हुए दोनों पुलिस अधिकारियों के पीछे छिप गया। तुम दोनों देख क्या रहे हो? वो दिन दिहाड़े मुझे मारना चाहता है। पुलिस अधिकारियों में से एक ने गुस्से में अपने मुंह से सिगरेट बाहर निकाली। श्रीकांत, चाकू नीचे रख दे, नहीं तो मैं तुझे गिरफ्तार कर लूंगा और कुछ सालों के लिए बंद कर दूंगा। आप पहले उसे यहां से जाने के लिए कहें। जब तक वो यहां है मैं चाकू नीचे नहीं रखूंगा। श्रीकांत ने विक्रांत की ओर इशारा करते हुए गुस्से में कहा। वैष्णवी ये सब देखना बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया, फिर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। गांव वालों की भीड़ आक्रोशित हो गई। विक्रांत, हमारे पापड़ा गांव से बाहर निकल। कई गांव वाले चिल्लाने लगे। विक्रांत तुरंत गुस्से में लाल हो गया। ये किसने कहा? मुझे गांव से बाहर निकलने के लिए कौन कह रहा है? फिर विक्रांत ने गुस्से में अपने पीछे खड़े गुंडों की ओर इशारा किया। जिसने भी ये कहा, जल्दी से उसे बाहर निकालो। इस धमकी के बाद हंगामा कम हो गया। विक्रांत जैसे गुंडे के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत किसी ने नहीं की। बाबा, माम! अवनी वहां पहुंच गई थी और भीड़ के बीच से निकलते हुए श्रीकांत के पास गई। उसने तुरंत श्रीकांत के हाथों से चाकू छीन लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। बाबा, आप ये क्या कर रहे हो? यह सब मेरी गलती है बेटी। श्रीकांत अपने आंसुओं को रोक नहीं सका। उसके चेहरे पर आंसुओं की एक लंबी धार बहने लगी। ओह अवनी, तुम यहां हो। एक अच्छी लड़की बनो और इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो। इसके बाद तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा और तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। विक्रांत उसके पास आया और अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। मैं अनपढ़ हो सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कैसे करना है। अगर तुम मेरी पत्नी बनती हो तो मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ खरीद कर दे सकता हूं जो तुम चाहो, अंगूठियां, हार, ब्रांडेड हैंडबैग, कुछ भी। विक्रांत की झुकी हुई आंखों में एक लालची लोमड़ी की तरह चालाकी भरी हुई थी, लेकिन वो दिखावा और बात ऐसे कर रहा था जैसे उससे बेहतर इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। अवनी बेटी, उसकी बात मत सुनो, वैष्णवी ने गुस्से में कहा। चाहे मैं कितनी भी कर्जदार क्यों ना हो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी को तुम जैसे आदमी के साथ शादी के लिए नहीं कहूंगी। यार, धिक्कार है, तुम बीच में क्यों दखल दे रही हो? ये अवनी का खुद का फैसला होगा। बेकार मां, अपनी बेटी को अपनी पसंद भी नहीं चुनने दे रही। विक्रांत ने ऐसे कहा जैसे वो एक घटिया मां थी जो अपने बच्चों के फैसले में अड़चन बन रही हो। अवनी वहां चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसका शरीर कांप रहा था। उसने पीछे मुड़कर खाली और निर्जीव आंखों से अपने बाबा को देखा, जैसे वो कहना चाहती थी इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अगर उसने डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं किए तो उसका परिवार क्या कर सकता था? 1,50,000 रुपए उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो ऐसा लगा कि उसने अपना मन बना लिया था। कांपते हाथों के साथ वो डॉक्यूमेंट लेने आगे बढ़ी। ये देख विक्रांत की खुशी का तो कोई जवाब ही नहीं रहा। वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया था। उसका शरीर उत्साह से लगभग कांपने लगा था। जब उसने सोचा कि यह खूबसूरत नाजुक सी दिखने वाली लड़की जल्द ही उसकी पत्नी होगी। इस बीच
वैष्णवी की आंखें गुस्से से उभरी हुई थीं और उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। यार अवनी, क्या तुम सच में उस पर साइन करने वाली हो? भीड़ के बीच से एक शांत लेकिन गहरी आवाज सुनाई दी। अवनी स्तब्ध रह गई और उसका हाथ वहीं के वहीं रुक गया। विक्रांत को गुस्सा आ गया। किस कमीने ने ऐसा कहा? जल्दी से मेरे सामने आओ। सफेद बटन डाउन शर्ट में एक सादा दिखने वाला लड़का भीड़ से बाहर आया। कुत्ते, तू है कौन और क्या तू हीरो बनने की कोशिश कर रहा है? मैं तुझे मार दूंगा, विक्रांत ने गुस्से में लगभग गरजते हुए कहा। गांव वालों की भीड़ उसे उत्सुकता से देख रही थी। यह कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। ओह, मुझे याद आया, वो विजय है, लक्ष्मी का बेटा और देवदत्त का नाती। ओह, तो यह विजय है। मैंने उसे बहुत पहले देखा था, तब वो बहुत छोटा था। विजय आप? अवनी के मुंह से हैरानी में निकला। वो इस वक्त उलझन में थी। अवनी, उस चीज पर साइन मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस समस्या को हल करने में मदद करूंगा, अवनी की ओर बढ़ते हुए विजय ने शांत भाव से कहा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। फिर उसने मुड़कर विक्रांत को देखा, जिसे देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। सिर्फ 1,50,000 रुपए है ना? तुझे पैसे मिल जाएंगे। यह सुनकर सभी लोग दंग रह गए। विजय को इतना पैसा कहां से मिला? मैंने तो सुना है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया था और अब अपने दैनिक खर्चे के लिए डिलीवरी का काम करता है। उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? श्रीकांत भी हैरान रह गया। उसने विजय को देखते हुए मजबूरी में सिर हिलाया। वो जानता था कि यह लड़का किसी अमीर परिवार से नहीं था। भला उसके पास 1,50,000 रुपए कहां से आते? हालांकि वो लड़के की बहादुरी से प्रभावित था, विक्रांत को चिंता थी कि इस लड़के के पास वास्तव में कर्ज चुकाने के लिए पैसे हो सकते हैं। तब उसके पास श्रीकांत के परिवार को मजबूर करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा और ना ही वो अवनी को अपना बना पाएगा। लेकिन जब उसने इस लड़के के बारे में गांव वालों की बातचीत सुनी कि वो सिर्फ एक गरीब डिलीवरी बॉय है, तो उसे राहत मिली और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। तू सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है और तू 1,50,000 रुपए देने की बात कर रहा है? तू बस एक गंदी नाली का कीड़ा है और चला था हीरो बनने। अब यहां से चुपचाप निकल और अपने बिल में जाकर घुस जा। मोटे स्वर, ज्यादा बकबक मत कर, तुझे तेरे 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, विजय ने सख्त लहजे में कहा। कुत्ते, तेरी मुझे स्वर कहने ही हिम्मत कैसे हुई? तूने कभी इतना पैसा देखा भी है? तेरी सारी जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन इतना पैसा कभी नहीं कमा पाएगा, विक्रांत ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा। फिर वो ठहाके मारकर हंस पड़ा। तुझे बहुत जल्द पता लग जाएगा कि मैंने इतने पैसे देखे हैं कि नहीं, विजय ने शांत भाव से कहा। आखिर विजय क्या करेगा अब अवनी के परिवार का कर्ज चुकाने के लिए? क्या विक्रांत पैसे लेकर गांव से चुपचाप निकल जाएगा या फिर वो करेगा कोई और तमाशा? विजय के चेहरे पर शांत भाव देख अब विक्रांत को बेचैनी होने लगी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के के पास सच में पैसा हो? उसने अपने मन में सोचा। अवनी दौड़ते हुए विजय के पास आई और तुरंत कहा, विजय, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। उन पैसों से आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं। अगर आपने पैसे दे दिए तो आपका बिजनेस शुरू नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे? अवनी को फिक्र थी कहीं उसकी वजह से विजय का शुरू होने वाला बिजनेस पहले ही बंद ना हो जाए। पागल लड़की, चिंता मत करो, विजय ने उसे सांत्वना दी। लेकिन अवनी लगभग रोने के कगार पर थी। अरे, क्या यह विजय पागल हो गया है? क्या तुमने नहीं सुना? यह उसका व्यवसाय शुरू करने का पैसा है। कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन उसने इतना पैसा कहां से कमाया? गांव वाले चर्चा कर रहे थे। विक्रांत चिंतित हो गया। उसे चीजें सकारात्मक नहीं लग रही थीं। उसने हैरानी से लटका हुआ अपना जबड़ा बंद किया और फिर उसके चेहरे पर क्रूरता दिखाई दी। बच्चे, अपने काम से काम रख। क्या तूने सुना नहीं कि उन्हें तेरा पैसा नहीं चाहिए? फिर उसने अपने बाएं और दाएं तरफ देखा और इशारा किया। इस लड़के के दोनों हाथ पैर तोड़ दो। गुंडों ने उसका इशारा समझा और विजय को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। बच्चे, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं पहले ही यहां से भाग चुका होता, लेकिन अब तेरे भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जल्द ही तू एम्बुलेंस में जाने वाला है। विजय को देखते हुए सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। आप क्या कर रहे हैं? अवनी चिल्लाई और विजय के सामने आकर खड़ी हो गई। विजय, आप यहां से जल्दी भाग जाओ, मैं आपको इसमें नहीं घसीटना चाहती। पागल लड़की, विजय धीरे से हंसा और उसका सिर थपथपाया। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो उसके सामने आ गया। अरे वाह बच्चे, तेरे अंदर हिम्मत तो बहुत है, लेकिन क्या फायदा?
जल्दी ही तेरी गेंदें फूटने वाली हैं और शायद पैर भी टूटने वाले हैं। हाँ, अगर मुझे दया आ गई तो शायद मैं तेरे हाथ ना तोड़ो, उन गुंडों के लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा। विजय ने उसकी ओर नहीं बल्कि एक तरफ खड़े दोनों पुलिस अधिकारियों की ओर देखा। क्या आप लोग कुछ नहीं करने वाले? यह सुनकर दोनों पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। फिर वो फूट फूट कर हंस पड़े और विजय की ओर मजाक में देखने लगे। यह बच्चा कितना मासूम है, एक पुलिस अधिकारी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर दोनों पुलिस अधिकारी मुड़ गए और दूसरी दिशा में देखने लगे। अब तुझे पता लगा कि विक्रांत का कितना दबदबा है। पास के कस्बे में मेरा बहनोई पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर है और यहां मैं राजा हूं। अब तुझे मेरे मामले में दखल देने के लिए अंजाम भुगतना पड़ेगा। विक्रांत घमंड में हंसा। इसे मार डालो, बिल्कुल भी दया मत करना। उसने विजय की ओर उंगली उठाई और गुस्से में चिल्लाया। विजय की ओर कदम बढ़ाते हुए गुंडों का झुंड बुरी तरह हंस रहा था। गांव के सभी लोग विजय के लिए अफसोस महसूस करने लगे। विजय केवल 17 वर्ष का लड़का था जो 18 वर्ष का हो गया था। उसका गुंडों के इस समूह से कोई मुकाबला नहीं था। उनमें से कुछ लोग यह आराम से देखना बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी बाजुएं मोड़ लीं और डीली ईंटें उठाकर विजय की सहायता के लिए आगे बढ़ने लगे। गुंडों के बीच में खड़ा लड़का अभी भी पहले की तरह शांत और भावहीन था, जैसे उसके सामने ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। अब तुम लोग यही चाहते हो तो मुझे क्रूरता दिखाने के लिए दोष मत देना, विजय ने खुद से कहा। इसके बाद उसने अपनी काली गहरी आंखें उन गुंडों पर टिकाई। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनंत काल का अंधेरा अपने अंदर छिपाई बैठी हो। विजय की पूरी आभा बदल गई। उसने गुंडों की ओर एक कदम बढ़ाया और एक मुक्का उन गुंडों के लीडर को मारा जो बाहर से दिखने पर एक साधारण सा मुक्का लग रहा था, लेकिन उस मुक्के में शक्तियों की एक लहर छिपी हुई थी। विजय का साधारण मुक्का देख उन गुंडों का लीडर हंसने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और दर्द के कारण जोर से चिल्लाया। आ! विजय का साधारण दिखने वाला मुक्का अचानक बिजली की स्पीड से उसके पेट में आकर लगा। किसी कटी पतंग की तरह उड़ते हुए वो पीछे जाकर गिरा और असहनीय पीड़ा के चलते बेहोश हो गया। पलक झपकते ही दो और गुंडों उड़ते हुए बेहोश पड़े, लीडर के ऊपर जाकर गिरे। उनके गिरते ही बेहोशी की हालत में भी उनके लीडर के चेहरे पर दर्द की एक झलक दिखाई दी। विजय के इस रूप ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया था। गांव के जो लोग उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ रहे थे वो अपनी जगह पर किसी मूरत की तरह जम गए। उन लोगों का मुंह हैरानी से फटा हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि वो इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे। बाकी बचे सभी गुंडों की आंखें भी चौड़ी हो गईं। उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। एक साधारण से दिखने वाले बच्चे ने उनके लीडर को एक मुक्के में चित कर दिया था। वो अपने लीडर की ताकत को अच्छे से जानते थे, लेकिन वो इस छोटे बच्चे की ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। विक्रांत की आंखें उसके सॉकेट से बाहर निकलने वाली थीं। वो इस दृश्य को केवल अविश्वसनीयता के साथ देख सकता था। फिर वो होश में आते हुए चिल्लाया, बेकार, तुम सब बेकार हो। तुम लोग उसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे मार डालो। मानो किसी सपने से जागने के बाद गुंडे फिर से उपद्रवी हो गए और विजय की ओर दौड़ पड़े। विजय ने अपनी कलाई चटकाई और ऐसे आगे बढ़ने लगा जैसे किसी पार्क में टहल रहा हो। जब उसने उनके हमलों को चकमा दिया तो उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वो चमक रहा हो। इस बीच उसके हर एक घूंसे, लात और कोहनी ने किसी न किसी को उड़ाया। ओह! सभी गुंडे दर्द में चिल्लाते हुए एक एक करके गिर पड़े। गांव वालों के सामने का दृश्य ऐसा था जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, लेकिन यह कोई रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ में थी, जिस कारण उन सभी के जबड़े नीचे लटके हुए थे। इस बीच दूर खड़ा विक्रांत भी चकित था। उसका तो इस दृश्य को देख दिमाग सुन पड़ चुका था। दोनों पुलिस वालों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उन्हें तो अपने मुंह में रखी सिगरेट का भी अंदाजा नहीं था कि वो कब नीचे गिर गई। यह लड़का क्या बला है? पुलिस वालों में से एक ने खुद से कहा। यह कैसे हो सकता है? अवनी की आंखें भी चौड़ी थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही थी। क्या यही विजय था जिसे वो बचपन से जानती थी? वो कब से इतना ताकतवर था? विजय ने आखिरी गुंडे को लात मारते हुए दूर उड़ाकर भेज दिया।
उसने अपनी उंगलियों को चटकाया और एक डेविल स्माइल के साथ विक्रांत को देखा। विजय ने जब उसकी ओर देखा तो उसका पूरा शरीर कांप गया। उसके घुटनों में खड़े होने तक की ताकत नहीं बची। विजय शांत भाव से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे अपनी ओर आता देख वो पीछे हटने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। क्या क्या कर रहे हो? मैं तुझे बता दूं, मेरा बहनोई एक पुलिस इंस्पेक्टर है। अगर तूने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो वो तुझे नहीं छोड़ेगा। अच्छा, एक पुलिस इंस्पेक्टर? चलो फिर ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हुए विजय के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी। विक्रांत और भी बुरी तरह से कांपने लगा। वो उसे अपने दिल में कोस रहा था। धिक्कार है, ये बच्चा कहां से आया है और वो इतना ताकतवर क्यों है? अचानक उसे कुछ याद आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर वो दोनों पुलिस वालों की ओर भागा और कहा, तुम दोनों वहां क्यों खड़े हो? क्या तुम दोनों ने उसे इन सभी को पीटते नहीं देखा? जल्दी से उसे गिरफ्तार कर लो और उसे 2 या 3 साल के लिए जेल में बंद कर दो। दोनों पुलिस वाले होश में आ गए। वो विजय के पास गए और उससे उग्रता से कहा, बच्चे, तुमने एक अपराध किया है, हमारे साथ चलो। उसके बाद एक पुलिस वाले ने एक जोड़ी हथकड़ी निकाली और उसे पहनाने के लिए आगे बढ़ा। विजय ने भावहीन रूप से उन दोनों को देखा। यह दोनों पुलिस वाले करप्ट ऑफिसर्स थे जो विक्रांत के टुकड़ों पर भौंकने के लिए भी तैयार थे और उसके साथ मिलकर गांव के निर्दोष लोगों को परेशान करते थे। इसके बाद उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और एक पैर को 90 डिग्री के एंगल पर घुमाते हुए हथकड़ी लिए आगे बढ़ रहे पुलिस वाले के पेट पर जोरदार लात मारी, जिसके लगने से वो कागज के प्लेन की तरह उड़ते हुए एक कच्ची दीवार से जा टकराया। दूसरा पुलिस वाला हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसे एक घूंसे लगा और वो उड़ते हुए अपनी पुलिस गाड़ी से जा टकराया। विक्रांत यह देखकर स्तब्ध रह गए। क्या? उसका मुंह हैरानी में फटा का फटा रह गया। कहीं यह लड़का पागल तो नहीं हो गया है जो उसने पुलिस वालों को मारने की हिम्मत की? अचानक उसकी हैरानी खुशी में तब्दील हो गई। हा 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 हा, तूने पुलिस वालों पर हाथ उठाया। बच्चे, अब तू नहीं बचने वाला। जल्द ही तू लंबे समय के लिए जेल में जाने वाला है। उसने तुरंत अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। अरे बहनोई साहब, यहां एक घटना हुई है। यहां एक बदमाश गुंडा है जिसने अभी अभी आपके 2 कांस्टेबल को पीटा है। जल्दी यहां आओ और उसे गिरफ्तार करो। उसने कॉल कट की और विजय के ऊपर हंसने लगा। बच्चे, मुझे आशा है कि तुझे जेल का खाना पसंद आएगा। सभी गांव वाले बेचैन हो गए। मामला तब ज्यादा गंभीर हो गया जब पुलिस वालों को पीटा गया था। अरे नहीं, विजय ने जल्दबाजी में गलती कर दी है। ये दोनों पुलिस वाले रिश्वतखोर हैं। वो केवल कमजोर और निर्दोष लोगों को परेशान करना जानते हैं। हालांकि मुझे विजय के लिए खेद है, वो एक अच्छा बच्चा है। नहीं, हम उन्हें विजय को गिरफ्तार नहीं करने दे सकते। ये सबसे पहले पुलिस वालों की गलती है। विजय का मामा चिल्लाया। ठीक है, उन्हें क्या लगता है कि हम असहाय कमजोर हैं? मुझे विश्वास नहीं है कि वो हम सभी को गिरफ्तार कर सकते हैं। कई ग्रामीण विजय के मामा की बात से सहमत थे। उनके हौसले बुलंद थे। विजया, अवनी उसके पास गई। उसका चेहरा क्षमाशील था और उसकी आंखें सूज गई थीं और लाल हो गई थीं, जैसे कि वो किसी भी समय फूट फूट कर रोने लगेगी। यह सब मेरी गलती है जो मैंने आपको इस रगड़े में घसीटा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, भले ही इंस्पेक्टर यहां आ जाए, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विजय ने उसे शांत कराते हुए कहा। यह सुनकर विक्रांत ठहाका मारकर हंस पड़ा। हा हा, यार तू कितना मजाकिया है। तू सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। भला तेरा कितने लोगों से कनेक्शन हो सकता है? हाँ, शायद तू अपनी दुकान के मालिक को बुलाएगा, है ना? हा हा हा। विजय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो आगे बढ़ा और बिना कुछ बोले विक्रांत के चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। उसका चेहरा स्वर की तरह सूज गया था। क्या विजय विक्रांत के बहनोई पुलिस इंस्पेक्टर से बच पाएगा? आखिर तूने मुझे पीटने की हिम्मत की, मैं तुझे मार दूंगा। विक्रांत अभी भी विरोध कर रहा था। विजय ने उसे घुटनों पर एक लात मारी और उसे जमीन पर नीचे गिरा दिया। विक्रांत दर्द से करहाने लगा। यह एक बेहद दयनीय दृश्य था। गांव वाले इस रोमांचक दृश्य का फुल मजा ले रहे थे। हालांकि उनमें से कुछ चिंतित भी लग रहे थे। विक्रांत का बहनोई एक पुलिस इंस्पेक्टर था और हर कोई उससे डरता था। उसके खिलाफ जाने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। 20 मिनट तेजी से बीत गए।
गांव के एंट्रेंस पर कान फोड़ने वाला पुलिस का सायरन सुनाई दिया। पुलिस की 3 गाड़ियां एक के बाद एक चल रही थीं। पुलिस वालों का एक दल कारों से उतरकर भीड़ की ओर आने लगा। दस्ते का नेतृत्व करने वाला एक 50 वर्षीय लंबा और पतला आदमी था। उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी और वो मिलनसार तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। एक तरफ हट जाओ, सब लोग रास्ते से हट जाओ। वो गुस्से में भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ने लगा। तुम में से किसने एक पुलिस वाले पर हमला किया? जल्दी से सामने आओ। तुम पहाड़ी लोगों की इतनी हिम्मत, जो तुम लोगों ने कानून के खिलाफ जाने की हिम्मत की और एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया। इंस्पेक्टर साहब, यह वो लड़का है। दोनों पुलिस वालों ने आगे बढ़कर विजय की ओर इशारा किया। इंस्पेक्टर विजय को देखकर हैरान रह गया, जिसकी ओर उन दोनों पुलिस वालों ने इशारा किया था। क्या इस छोटे बच्चे ने इन सबको मारा है? ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रांत किसी स्वर की तरह मुड़ तुड़कर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने जैसे ही इंस्पेक्टर को देखा, वो तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और इंस्पेक्टर की ओर रोते हुए भागा, जैसे उसके माँ बाप अभी अभी मर गए हों। बहनोई साहब, आपको जल्दी कुछ करना होगा। इस लड़के ने मुझे मारने की हिम्मत की। उसको ऐसी सजा सुनाना जो वो जेल में तड़प तड़प कर मर जाए। मुझे किसी भी हालत में उससे बदला लेना है। इंस्पेक्टर पांडे ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा। वो लगभग उसे पहचान नहीं सका। विक्रांत बहुत बुरी हालत में था। उसका चेहरा सुअर के सिर की तरह सूज गया था और उसके चेहरे की सारी विशेषताएं विकृत हो गई थीं। तुम विक्रांत हो? हाँ बहनोई साहब, ये मैं ही हूं। ये उस बच्चे का काम है। आपको मेरा बदला लेना होगा, विक्रांत ने रोते हुए कहा। इंस्पेक्टर पांडे को गुस्सा आ गया। अच्छा, तो इसी लड़के ने पुलिस वालों को भी मारा होगा? हाँ बहनोई साहब, और इसने तो आपको भी गाली दी। कहा कि एक छोटे से कस्बे का पुलिस इंस्पेक्टर मुझे छू भी नहीं सकता। विक्रांत ने अच्छे से नमक मिर्च छिड़क कर पूरी बात बताई। क्या सिर्फ एक छोटे कस्बे का इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर पांडे को गुस्सा आ गया। उसने अपने पीछे पुलिस वालों को आदेश दिया, तुम लोग अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो, उसे गले लगाकर खातिरदारी के लिए पुलिस स्टेशन ले चलो। अगर मैंने इसकी खातिरदारी में कोई कमी छोड़ी तो मेरा नाम भी क्रियांश पांडे नहीं। सभी पुलिस वाले तुरंत हरकत में आ गए और विजय को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े, इससे पहले कि वो एक भी कदम आगे बढ़ा पाते। आप लोग क्या कर रहे हैं? विजय को गिरफ्तार करने से पहले आप लोगों को हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। विजय के मामा भीड़ से बाहर निकले और चिल्लाते हुए कहा। कुछ गांव वालों ने भी उसकी हरकतों का अनुसरण किया और बाहर निकल आए। तुम सब कानून के खिलाफ जा रहे हो। इंस्पेक्टर पांडे को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। विजय अपने मामा के पास गया और कहा, चिंता मत करो मामा। फिर वो भीड़ को पार करते हुए पुलिस वालों की ओर बढ़ा। उसे गिरफ्तार कर लो, इंस्पेक्टर पांडे ने गरजते हुए कहा। विजय ने आराम से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मुझे गिरफ्तार करने से पहले इंस्पेक्टर पांडे, आप इस व्यक्ति से बात कर सकते हैं और अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं। इंस्पेक्टर पांडे जोर से हंसा। उसे यह बात केवल हास्यास्पद लग रही थी कि उसके सामने खड़ा लड़का किसी गांव के आम बच्चे की तरह दिख रहा था और वो घमंड ऐसा दिखा रहा था कि जैसे वो डीआईजी साहब को जानता था। विजय की कॉल कनेक्ट हो चुकी थी। हेलो डीआईजी सर, इंस्पेक्टर पांडे फूट फूट कर हंस पड़ा। ओ डीआईजी साहब, हाँ, ये लड़का किसे बेवकूफ बना रहा है? डीआईजी सर, यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। मैं अभी पापड़ा गांव में हूँ। यहाँ कुछ पुलिस कांस्टेबल अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रहा थे और गांव के निर्दोष लोगों को परेशान कर रहे थे। अब उनके स्टेशन का इंस्पेक्टर यहाँ है और मुझे गिरफ्तार करना चाहता है। ठीक है, उसे फोन दो। इंस्पेक्टर पांडे, डीआईजी सर आपसे बात करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर पांडे की तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ, अच्छा, अब डीआईजी साहब मुझसे बात भी करना चाहते हैं। ला भाई दो, मैं भी तो देखूं आखिर तेरा सो कॉल्ड डीआईजी साहब कौन है। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और फोन उठाया, फिर चिल्लाते हुए कहा, हेलो, तू जो कोई भी है, मुझे अपना असली नाम बता। मुझे पता है कि तू कोई डीआईजी वीआईजी नहीं है। तेरी तरह मैं भी एक डीआईजी हूं। अब मैं तुझे भी पुलिस को गुमराह करने के लिए गिरफ्तार करूंगा। फोन की दूसरी साइड से अभी तक किसी की आवाज नहीं आई थी। इंस्पेक्टर की बात खत्म होने के बाद एक शांत आवाज ने कहा, कृपया एक पल रुकिए, मैं तुम्हारी बात कमिश्नर आर्यमन से कराता हूं। इसके बाद उसने फोन काट दिया। इंस्पेक्टर पांडे कुछ पल के लिए अचंभित रह गया, फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। हाँ,
डीआईजी मिथिलेश के अलावा वहां एक कमिश्नर आर्यमन भी है। यार तूने तो पूरी पुलिस टीम बना रखी है। कमिश्नर आर्यमन गुड़गांव पुलिस स्टेशन के हेड थे। जिस वक्त विजय को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त वो एक केस के सिलसिले में देश से बाहर गए थे, इसलिए उनकी जगह पर कुछ समय के लिए कमिश्नर रविंद्र को हेड बना दिया गया था। विजय को इसके बारे में बाद में पता चला। तुरंत इस लड़के को गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर पांडेय ने विजय की ओर इशारा किया और पुलिस वालों को आदेश दिया। उसने अभी अभी बात खत्म की थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। फोन स्क्रीन देख उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर कांप उठा। जिस हाथ से उसने फोन पकड़ रखा था वो भी कांपने के कारण हिल रहा था। कमिश्नर आर्यमन! वो अपने फोन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख डर से हकलाया। तो वो सच में डीआईजी मिथिलेश थे? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोशी के कारण लगभग गिरने वाला था। डीआईजी मिथिलेश नूह जिले के टॉप अधिकारियों में से एक था। उसके एक शब्द से ही उसका करियर खत्म हो सकता था, लेकिन उसने तो उन्हें ही बुरा भला कह दिया और इतना ही नहीं, उसने तो उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी भी दी थी। जब उसे यह याद आया तो उसका शरीर और भी हिंसक रूप से कांप उठा। उसने कांपते हाथों से कॉल का जवाब दिया। कॉल के दूसरे छोर से एक तीखी आवाज आई, इंस्पेक्टर पांडेय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गांव के निर्दोष लोगों को परेशान करने की? अब जल्दी से वहां से निकलो और अपने सभी आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचो। कमिश्नर आर्यमन, मैं। इंस्पेक्टर पांडेय हकलाया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि वो रोने ही वाला है। तुम क्या? जल्दी से वहां से निकलो। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुमने किससे पंगा लिया है? मैं तुम्हें बता दूं, उस लड़के ने अकेले ही कमिश्नर रविंद्र और एसीपी लोकेश का खेल खत्म कर दिया था। यह सुनकर इंस्पेक्टर पांडेय का जबड़ा हैरानी से नीचे लटक गया। उसकी आंखों के अंदर डर की एक झलक दिखाई दी। क्या ये वही लड़का है? ये वो कैसे हो सकता है? उसने विजय की ओर बड़े सदमे के भाव से देखा। उसे देखते समय उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। कल नूह जिले के सभी पुलिस स्टेशन में एक फैक्स भेजा गया था कि कमिश्नर रविंद्र और एसीपी लोकेश को अपने पदों से निष्कासित किया जा चुका है। इस खबर ने जंगल में लगी आग की तरह पूरे नूह जिले के पुलिस वालों के बीच हड़कंप मचा दिया था। लेकिन इंस्पेक्टर पांडेय को यह उम्मीद नहीं थी कि जिस लड़के की वजह से वो दोनों निष्कासित किए गए थे, उसके अगले ही दिन वो उस लड़के से टकरा जाएगा। मैं गया, अब तो मेरा करियर और जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद समझो। ये सोचते हुए उसके घुटने कमजोर पड़ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। विक्रांत पूरी तरह से भ्रमित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बहनोई एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के बावजूद इतनी दयनीय हालत में क्यों था। आपको मेरे लिए खड़ा होना होगा जीजा जी। वो फिर रो पड़ा। अब्बे चूतिए, तू अभी भी किसी बच्चे की तरह रो रहा है। मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा। यह सब तेरी मेहरबानी है जो मैं इस हालत में हूं। अब जब मेरी नौकरी चली जाएगी तब जाकर तुझे तसल्ली मिलेगी। मैं तुझे मार दूंगा, गधे के बच्चे। इंस्पेक्टर पांडेय ने विक्रांत पर हमला करते हुए उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ों की बरसात कर दी। विक्रांत पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उसका जीजा उसे मार रहा था। यह नजारा देख रहे सभी गांव वाले हैरान थे। हे भगवान, विजय एक उच्च अधिकारी से परिचित है जिसने इंस्पेक्टर पांडेय को भी इस कदर डरा दिया है कि वो अपने साले को मारने पर तुला है। मुझे लगता है कि उसने डीआईजी के बारे में कुछ जिक्र किया था। क्या डीआईजी? वो तो जिला के मुख्य अधिकारियों में से एक होता है। हे ईश्वर, वो जिला के एक उच्च अधिकारी को जानता है। विजय की ओर गांव वालों की नजरें बदल गई थीं। वो उसे आदर और सम्मान के साथ देख रहे थे। इंस्पेक्टर पांडेय वहां से चुपचाप निकल गया। जाने से पहले उसने विजय से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन विजय ने उसे कोई भाव नहीं दिया। विक्रांत अपने सूजे हुए चेहरे को छूते हुए निराश होकर जमीन पर लेट गया। गांव वालों की भीड़ ने तालियां बजाईं और विजय के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। बहुत अच्छे विजय, शुक्र है जो तुम आज यहां थे, वरना अवनी के परिवार के साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। विजय, तो तुम सच में डीआईजी साहब से परिचित हो? सभी गांव वाले उत्सुकता से बातें कर रहे थे। हाँ, आप लोग कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। मैं किस्मत से उनसे मिला था। विजय ने सिर हिलाया। वाह, भीड़ में हंगामा हो गया। तुम उसे जानते हो? यह तो बहुत अच्छी खबर है।
विजय, अगर तुम ऐसे अधिकारी से परिचित हो तो तुम्हारा भविष्य जरूर उज्जवल होगा और तुम बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। सच में लक्ष्मी ने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया। विजय वास्तव में बदल गया है। न केवल वो एक उच्च अधिकारी से परिचित है, बल्कि वो कुंग फू से लड़ना भी जानता है। गांव वाले उसकी प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे थे। उन्हें अब लक्ष्मी पर भी गर्व होने लगा था। उसका बेटा इतना काबिल जोबन था। अवनी भीड़ से अलग खड़ी थी और उसे उलझन से देख रही थी। जब वो आज उससे काफी सालों बाद मिली तो उसने सोचा कि वो पहले जैसा ही होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना काबिल और महान व्यक्ति बन गया है। वो उसके लिए खुश महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही वो थोड़ी जलन भी महसूस कर रही थी। क्या विजय अवनी के पिता के पैरों को भी ठीक कर देगा? आखिर